हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सीएमए फाइनल लॉ की चेक्ड आंसर शीट। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सीएमए इंटर लॉ की तो मैंने दिखाई थी कि सर सीएमए फाइनल लॉ की चेक्ड आंसर शीट दिखाओ कि मार्क्स कैसे अलॉट होते हैं, किस तरीके का पेपर आता है। और आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि पिछले अटेम्प्ट के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे दो ही सब्जेक्ट में फेल हुए थे, लॉ या डीटी। तो इसीलिए मैंने एक बच्चे की शीट मंगवाई और ये बच्चे ने सेंटर बेस, आपको पता होगा ना लास्ट टाइम तो दो तरीके से पेपर ऑप्शन अलाउड था, या तो होम बेस दो या सेंटर बेस दो। तो होम बेस पे आपको पता है कि मैं जितना मर्जी छुपा लो, बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑनेस्टली पेपर दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बहुत चीटिंग करी थी, बहुत ज्यादा चीटिंग करी थी, जिन्होंने घर में बैठ के पेपर करे थे। तो इस वजह से इस बार इंस्टीट्यूट ने होम बेस का सिस्टम ही खत्म कर दिया और सिर्फ अब सेंटर बेस सिस्टम रखा है कि सेंटर बेस से ही पेपर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे होम बेस वालों ने चीटिंग करी थी, बहुत सारे बच्चों ने मेहनत से दिया घर में बैठ के भी, जिनका सेंटर दूर था और वो नहीं जा पाया और होम बेस ऑप्ट करा, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने की भी थी। अल्टीमेटली खैर मैंने जिस बच्चे की शीट मंगाई इसने सेंटर पे जाके पेपर दिए हैं। और कैसे कैसे मार्क्स अलॉट हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 50-55 मार्क्स के आसपास का पेपर तो एमसीक्यू ही था, मतलब चॉइस बेस वाला था, ऑप्शन वाला। जरा जैसे ये देखो, जैसे आपको क्वेश्चन 1 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन 7 करेक्ट हैं, 3 रॉन्ग है, इसका टोटल में 10 क्वेश्चन होंगे और 14 मार्क्स आए हैं, तो 2 मार्क्स ईच का एक क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन 1 जो आपका पहला आया था उसमें 10 क्वेश्चन थे, 2 मार्क का एक था, उसके अंदर 10 पार्ट थे। 2 मार्क का एक था तो 20 मार्क्स के हो गए आपके 10 पार्ट क्वेश्चन 1 के। और उसमें से उसके 7 करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है, एमसीक्यू बेस्ड थे, तो कितने हो गए? 14 नंबर हो गए, 2 7 14। फिर उसके बाद नीचे जो आए ना, ये तो एमसीक्यू थे, उसके बाद जो क्वेश्चन 2 था वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला था और उसमें चॉइस थी। और इसमें ना क्वेश्चन 2 के अंदर टोटल में 8 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 2 के अंदर टोटल में 8 क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक्स वाले के अंदर। तो 2-2 मार्क्स के थे वो भी, तो 16 मार्क्स के हो गए 8। बच्चे के 4 करेक्ट हैं, 4 रॉन्ग है, तो इसका कितने हो गए? 8 मार्क्स हो गए। तो अब तुम ये देखो कि 8 थे तो 16 नंबर के ये हो गए, 20 नंबर का आपका ऊपर वाला एमसीक्यू हो गया, 16 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, तो 36 हो गए। सेम ऐसे, और क्वेश्चन 2 में चॉइस भी थी सेम। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो उसके बाद एक अलग से क्वेश्चन है चॉइस 2 वाला, उसके अंदर फिर उसके भी एक अलग पार्ट है और इसके अंदर भी 8 क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन थे 8 16 नंबर के। इसका 16 16 दूनी 32, 32 और 20 52। 52 मार्क्स के आसपास के आपके पेपर जो था वो क्या था? एमसीक्यू था, और बाकी 48 मार्क्स का सब्जेक्टिव और शॉर्ट नोट्स वाला था। अब नीचे की तरफ आऊं तो देखो, इसमें तो मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे ये देखो कि बहुत, और पेपर बहुत सिंपल था, अगर बच्चे ने ढंग से उसके अंदर नॉलेज है, उसने ढंग से पढ़ रखा है तो बहुत सिंपल को पेपर था। जैसे इसने पहला क्वेश्चन पूछा है कि होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, तो आपको पता है एक होल्डिंग कंपनी कैसी होती है, जिसके अंदर सब्सिडरी अगर वो किसी सब्सिडरी कंपनी की या तो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करती है, या वो मोर देन 50% टोटल शेयर कैपिटल लिखा है, वैसे इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा है, अब टोटल वोटिंग पावर हो चुका है, वो होल्ड करती है, तो वो क्या होती है? तो जो होल्ड कर रही है वो होल्डिंग, जिसको होल्ड किया जा रहा है वो सब्सिडरी। तो दोनों ऑप्शन ही ओके हैं, तो इसलिए सी वाला आएगा, बोथ ऑप्शन ए एंड बी, मतलब 1 एंड 2 वाला। ऐसे इस तरीके से तो जो एमसीक्यू है जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, इसमें तो मेरे को इतना बताने की जरूरत नहीं है। जैसे इसने सेक्शन के बेस पे ही पूछ लिया, बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं सर सेक्शन याद करना जरूरी है, तो इन्होंने पूछ लिया सीएफओ किस सेक्शन में डिफाइन है, तो आपको पता होगा सेक्शन 2 क्लॉज 19 में डिफाइन है, तो इसने बच्चे ने भी 2 क्लॉज 19 ही लिखा, ठीक है इसका ये। तो ऐसे करते कराते कराते ये बहुत सारी चीजें, जैसे सीएसआर है सेक्शन 135, तो उसमें लिमिट है कि वो किस किस कंपनी में लगता है, तो आपको पता है हर एक कंपनी जिसकी नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, अगर इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा होता है तो उसको क्या करना होता है? सीएसआर कंट्रीब्यूट करना होता है। तो इन्होंने एक क्राइटेरिया, ये देखो ये लिखा हुआ नेटवर्थ 500 करोड़ उससे ज्यादा, तो ये वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, तो इस कंपनी को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है। नेट प्रॉफिट तो 500 करोड़ लिखा, 5 करोड़ मोर है, प्रॉफिट 1000, टर्नओवर की बात ही नहीं हो रही, हटा दो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? टॉप टू डाउन अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है, मतलब ये तो बेसिक चीजें जो तुम लोग अगर पढ़ के ढंग से अगर जाओगे तो तुम्हारे से हो जाएंगी, अगर तुमने कंसेप्चुअली चीजें क्लियर कर रखी हैं तो। अब तो मैं क्या दिखाने वाला हूं, वो खत्म हो गया पहला, वो तो एमसीक्यू बेस। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। अब फिल इन द ब्लैंक्स भी ऐसे हैं कि जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं चॉइस बेस है, कि जैसे आपको पता है एसोसिएट कंपनी पूछ रहे हो, तो आपको पता है एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर कोई दूसरी कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करती है और वो किसी की सब्सिडरी नहीं होती, सेक्शन 2 क्लॉज 6 में डिफाइन है। तो सेक्शन अब यहां पे देखो, एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन यहां पे इसने लिखा हुआ है, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी विद द अदर कंपनी हैज डैश बट व्हिच इज नॉट अ डैश। तो आपको पता है जिसके अंदर अदर कंपनी की सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और वो किसी की सब्सिडरी नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है 20% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग, लेकिन अप टू 50% तक, 50 के बाद वो क्या बन जाती है? सब्सिडरी बन जाती है। तो ये आंसर करेक्ट है।
तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, तो ये भी चॉइस बेस है, आपके पास ऑप्शन है। तो कर करा के 20 नंबर का वो हो गया, 10 और 8 आपका क्या कहते हैं, ये 8 क्वेश्चन है, 16 नंबर का 36 का हो गया। अब इसमें इस वाले सेक्शन में, और इसकी ये चॉइस है, आपके पास चॉइस थी या तो वो वाले कर लो या ये वाले कर लो, है ना। और इसके अंदर क्या था कि आपको आंसर लिखना था, तुम देखो ये टाइप वाला था, इसके अंदर आपको छोटा छोटा आंसर टाइप करना था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोविजन, लेकिन बच्चे ने ये वाला ऑप्शन ना सिलेक्ट करके इससे ऊपर वाला कर लिया, चॉइस वाला नहीं करा, चॉइस 1 चॉइस 2 वाला, ये भी दो दो नंबर के, लेकिन इसने नहीं करा, दो एक एक नंबर के वाला नहीं करा इसने। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है, इसके अंदर 8 क्वेश्चन है, ये भी दो दो नंबर के, और इसमें से दो, आप बच्चे के नंबर कितने हैं 10, इसका मतलब 5 करेक्ट होंगे, 5 करेक्ट होंगे। मेरे को ये नहीं दिखाना है, मेन तो अल्टीमेटली आपको मैंने बताई थी कि 52 मार्क्स के आसपास का एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव पेपर था। मैं अल्टीमेटली दिखा रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी, अच्छा एक केस स्टडी आई थी बहुत बड़ी 1% कंपनी की, बच्चे टाइप्स ऑफ कंपनी चैप्टर ही छोड़ जाते हैं। ये देखो 1% कंपनी की केस स्टडी थी कि 1% कंपनी आपको पता है सेक्शन 262 में डिफाइन है, उसके अंदर जो उसको चला रहा है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। उसके लिए वो जो 1% होता है उसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना होता है, आपको पता है। अच्छा, नॉमिनी को आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो, चाहो तो वो अपनी कंसेंट खुद विड्रॉ कर सकता है। नॉमिनी का काम क्या होता है कि कल को अगर मेन मेंबर मर जाएगा तो नॉमिनी उसके ऊपर आएगा, मेन मेंबर की जगह, उसकी डेथ के केस में। तो ये सब चीजें थी, उसके ऊपर उसने केस स्टडी बना दी। बताओ पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर कुमार एंड मिस्टर शर्मा एज अ नॉमिनी टू बैट बॉल ओबीसी प्राइवेट लिमिटेड, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू द नॉमिनी। दो लोग दिए हुए हैं, क्वेश्चन तो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन तो उसने बता दिया कि नॉमिनी कौन बनने के लिए हो सकता है। तो आपको पता है नॉमिनी बनने के लिए 3 चीजें चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट करेक्ट है, ये वाला। अच्छा, क्या कोई नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? यस कर सकता है। क्या उसे वो निकाल सकते हैं? वो लोग निकाल भी सकते हैं। तो इस तरीके से सारा इंटरलिंक है। तो मतलब एक बड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया और उसी से रिलेटेड दो दो नंबर के नीचे 5 क्वेश्चन पूछ लिया और केस स्टडी बना दी। तो 10 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आपको टाइप करने के लिए नहीं दिया, बड़ी सी केस स्टडी बना दी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए सारे। अच्छा, तो मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, क्या एक मेंबर ओपीसी का क्या दूसरी ओपीसी मेंबर बन सकता है? नहीं, लेकिन एक ओपीसी का मेंबर दूसरी ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। तो वो वाला क्वेश्चन भी उन्होंने पूछ लिया। मतलब जो बच्चे मेरे होंगे ना, जिन्होंने मेरे से पढ़ रखा होगा, मैं गारंटी है उनको आंसर आता होगा। मैंने क्लास में बहुत डिटेल में करा रखा था पहले से ही, जबकि बच्चा छोड़ गया था। अब इन सबको छोड़ो, मेन तो मेरे को दिखाना है कि जहां पे टाइप करने वाले क्वेश्चन है तो कैसे कैसे मार्क्स अलॉट करें इन्होंने। ये देखो, एक क्वेश्चन था कि ई बैंकिंग के बेनिफिट क्या होते हैं। ये तो मेरे को लगता है कि अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग आजकल आप यूज करते हो, आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी आप फेल देते, अपने आप बना सकते थे कि ई बैंकिंग में इजीली जल्दी फंड ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट नहीं आना पड़ता, बहुत सारे बच्चे इजीली ट्रांसफर है, कस्टमर जो ऑप्शन टू ट्रांसफर मनी वेरी इजी है ना, ट्रांजैक्शन सिंपल है, यूजर फ्रेंडली है। देखो वो बेसिक बेसिक चीजें जो अगर आप लिख दो तो इसको 4 में से 4 दिए उन्होंने। तो इसको अगर आपका आंसर सही है तो आपको 4 में से 4 भी मिलते हैं। लेकिन कुछ इसके आंसर ऐसे भी हैं जहां पे मेरे को जान के ऐसा फील हुआ कि इन्होंने नंबर नहीं दिए लेकिन देने चाहिए थे। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं। अच्छा, फेमा बच्चा छोड़ गया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के ऊपर 2 नंबर का, 3 नंबर का फेमा भी आया हुआ है। अच्छा, एक ये नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस पूछी हुई है 4 नंबर की, जबकि मेरे को लगता है बकवास है, पूछना नहीं चाहिए था, गलत स्टडी मैट में भी इन्होंने गलत डाला हुआ है। वैसे मैं बच्चों को करा के भेजता हूं, लेकिन ये कराना नहीं चाहिए, क्योंकि नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस जब इंडिया में सीएसआर का कंसेप्ट नहीं आया था उससे पहले लाई गई थी, बाद में इसी की जगह पे सीएसआर का कंसेप्ट लाया गया। तो अब इसको पढ़वाने की जरूरत थी नहीं, लेकिन पेपर में इन्होंने पूछी है, बच्चा लिख के भी आया क्योंकि इनकी स्टडी मैट में थी, किसकी रिकमेंडेशन पे आई, तो 4 में से 3 नंबर दिए हैं इन्होंने। मतलब अल्टीमेटली अगर कोई बच्चा बड़ा आंसर करके आता है तो उसको 4 में से नंबर मिले। अच्छा, ऑडिट कमेटी का रोल क्या है? इसके अंदर बच्चे ने बताया ऑडिट कमेटी क्या होती है, कैसे कैसे काम करती है, पूरा रोल। इसमें कुछ चीजें सही थी, कुछ चीजें कम थी, वैसे 4 में से 2 दिए, लेकिन मेरे हिसाब से इसको एक आध नंबर और मिल सकता था, ये इन्होंने कम दिया है नंबर मेरे हिसाब से। सेम ऐसे में एक क्वेश्चन और देख रहा था, इसमें देखो इन्होंने 0 भी दिए, क्योंकि ये गलत ही है, ये तो इसने आंसर ही गलत लिखा है। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो ये है कि आप किसी कंपनी के आईआरपी अपॉइंट हो तो कितने टाइम में पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है, खर्चे कौन बियर करेगा, वो सब बातें इसने लिखी नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए 0 मिले। मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन था, इसके अंदर भी इसने टाइम लिमिट वगैरह और पीरियड वगैरह नहीं बताया, उसमें भी एक ही नंबर मिला है। तो जो गलत है वो गलत है, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका बिल्कुल सही था लेकिन इन्होंने नंबर नहीं दिए, जो मेरे को बहुत गलत लगा। देखो, एक क्वेश्चन था रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर के ऊपर। अब रेजिग्नेशन 168 के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, और उसके अंदर रेजिग्नेशन कोई भी बंदा दे सकता है, कब होगा उसने ये भी बताया हुआ है, और कंपनी को रेजिग्नेशन फाइल करना ही होता है, डायरेक्टर के पास चॉइस होती है, कंपनी रेजिग्नेशन का फॉर्म डीआर 12 में फाइल करती है, डायरेक्टर डीआर 11 में करता है।
तो वो इसने सब सही लिखा है, लेकिन इन्होंने 4 में से 2 दिया, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे नंबर ज्यादा मिलने चाहिए थे। तो अल्टीमेटली लेकिन मैं ओवरऑल चेकिंग से सेटिस्फाइड हूं। ये एक पेपर है, तो लास्ट अटेम्प्ट के अंदर अगर तुमने देख लिया कि लास्ट अटेम्प्ट के अंदर अगर मैं एवरेज लेके बात करूं, तो देखो तुम खुद ही एवरेज ले लो। ऑल इंडिया में 5659 बच्चों ने पेपर दिया था, हाईएस्ट मार्क्स लॉ में 86 गए थे। नेशनल जो मीडियन है, एवरेज जो गई है वो 36 के आसपास की गई है बच्चों की मार्क्स, मतलब 36 पे नंबर, बहुत सारे बच्चे फेल हुए 36 के आसपास पे, मतलब मेजरली बच्चों को भी कहना चाह रहा है 36-37 के आसपास नंबर थे सब जो इसमें फेल हुए हैं। मेरा मानना यह है कि अगर इस पेपर को देख के, इस बच्चे के 48 थे, अगर बच्चा ढंग से कर रहा है पेपर, ढंग से पढ़ाई करके गया है, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्चुअली बहुत वीक है। मेरे को लगता है सेल्फ स्टडी करने बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सिंसियर हो, तुम डेडिकेटेडली कर रहे हो, तुम्हें हर चीज समझ आती है ना। अगर तुम्हें नहीं आती है तो एक पेपर के चक्कर में पूरा ग्रुप बर्बाद नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली 50-52 मार्क्स के आसपास का आपका एमसीक्यू था, और मतलब एमसीक्यू और चॉइस बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स, और बाकी रिमेनिंग आपका सब्जेक्टिव और रिटन था। इतनी ही एवरेज मेरे को लग रही है कि इस बार भी आएगी, बाकी देखो क्या होता है पेपर पैटर्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने डिटेल में डिस्कस करा। मेन तो देखो एमसीक्यू वाले में तो मेरे को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। मार्किंग वैसे कैसे अलॉट होती है कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कितना लिखना चाहिए, और कितना तुमने देखा एवरेज कितनी कंटेंट की थी, और आपने देखा कि अगर सही है तो 4 में से 4 भी मिल रहे हैं, तो नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहो। हाँ, अगर कुछ एक जगहों पे मेरे को चेकिंग में गड़बड़ी लगी कि थोड़े से ज्यादा मिल सकते थे, लेकिन ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर बंदे का चेकिंग का स्टाइल अलग होता है, इसमें मैं चैलेंज नहीं कर सकते। ओवरऑल मैं चेकिंग से सेटिस्फाइड था। बाकी और जो बच्चे हों जिनको लगता है कि वो चेकिंग सेटिस्फाइड नहीं है और उनको गलत मार्क्स मिले, तो वो भी अपनी मेरे को शीट भेज सकते हैं, मैं एक बार देखूंगा। चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स लॉट, बाय बाय। पढ़ाई करो अच्छे से, मेहनत करो, एंड भगवान पे भरोसा रखो, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। चलो, थैंक्स लॉट, बाय बाय। एंड हाँ, हमारी क्लासेस लेनी हो लॉ की, तो आपको पता ही है कि मैं लॉ पढ़ाता हूँ, आपने मेरे मैराथन्स देखे ही होंगे, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप इंक्वायरी कर सकते हो हमसे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।